अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक है मोल और एक है एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, मोल की डेफिनेशन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमने जो कल लेक्चर पढ़ा था, सीखा था, उसमें था कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास पढ़ा था। आपको पता था कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की जो यूनिट होती है वो MAU होती है। लेकिन जब आप एटॉमिक मास को, यहाँ लिखा हुआ है कि आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर दें ग्राम के अंदर, तो हम इसे मोल कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। मोल के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। जब आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर दें ग्राम के अंदर, तो उसको मोल कहा जाता है। जैसे मैंने कहा 12 ग्राम ऑफ कार्बन, आपने ये कहा तो आपको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है और इसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो जब आप कार्बन के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसको हम कहेंगे 1 मोल। क्या कहेंगे? 1 मोल। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। ऐसा ही अगर हम 18 ग्राम ऑफ H2O ले लें तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 ग्राम है। क्योंकि हमने इस 18 को किस में रिप्रेजेंट किया है? ग्राम में। तो हम कहेंगे ये 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। हमें ये भी पता है कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, जो NaCl है, इसका जो फॉर्मूला मास है वो 58.5 है। क्योंकि हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया, भी किसके बराबर होगा? 1 मोल की। किसके? 1 मोल के बराबर होगा। तो मतलब कि जब आप एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फॉर्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो बन जाता है मोल। तो मोल बराबर है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास की ग्राम वाली वैल्यू के। ठीक है यहाँ तक। अब आप देखें दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की मिकदार कंटेनिंग इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर। ये एवोगाड्रोस नंबर क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। एवोगाड्रो नंबर के मुताबिक या एवोगाड्रो नंबर के बराबर जितनी भी सब्सटेंस की अमाउंट होती है उसे हम कहते हैं मोल या 1 मोल। मिसाल में ये देता हूँ, आपने एक तराजू लिया, उस तराजू के एक तरफ आपने Na रख दिया, Na कहते हैं एवोगाड्रो नंबर रख दिया, और दूसरी तरफ आपने अमाउंट रखना शुरू कर दी। अमाउंट रखना शुरू कर दी किसी भी सब्सटेंस की। जब दोनों के पल्ले बराबर हो जाएंगे, जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो Na बराबर होगा किसके? इस अमाउंट के। तो हम कहेंगे ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट बराबर आई है Na के, हम कहेंगे ये अमाउंट है 1 मोल के बराबर। तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर जितनी भी सब्सटेंस की अमाउंट होती है वो मोल होती है। वो क्या होती है? मोल होती है। मोल के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि मोल जो है दर हकीकत एक यूनिट है। कौन सी यूनिट है? ये SI यूनिट है। कौन सी यूनिट है? SI यूनिट है। किसकी यूनिट है फिर ये यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। किसकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो मतलब मोल जो है ये SI यूनिट है। किसकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? मोल। मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, ई को नहीं लगाते मोल को।
तो मोल क्या है? मोल एक ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होना चाहिए? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होना चाहिए। एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर होता है। तो मोल की डेफिनेशन सिंपल क्या है कि जब भी हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फॉर्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो मोल बन जाता है, वो मोल बन जाता है। तो हम उसको कहते हैं मोल। यहाँ बात समझ में आ गई। अब मोल का फॉर्मूला क्या है? अच्छा यहाँ भी देख लें, लिखा है ग्राम एटॉमिक मास और mlu में डिफरेंस क्या है? बहुत आसान डिफरेंस है। कह रहा है 1 कार्बन एटम बराबर है मास 12 mlu के, मास 12 mlu के, और कह रहे हैं 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बराबर है 12 ग्राम ऑफ कार्बन के। याद रखिएगा ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है, और ये हमारे पास mlu है। यानी कि जो इन्होंने ग्राम एटॉमिक मास को एरो करके शो किया है, ये वाला, ये दरअसल हमारे पास mlu है। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। और ये हमारे पास जो हमें राइट पे दिया हुआ है ग्राम के अंदर, ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास है। तो हमने ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम के अंदर, और हम अमूमन मास को रिप्रेजेंट करते हैं mlu के अंदर। एक बात याद रखिएगा सिंपल, कि याद रखिएगा कि जो एक कार्बन का एटम है ना, एक कार्बन एटम का जो मास है वो mlu आता है। एक कार्बन एटम का मास mlu में आता है, लेकिन एक मोल का जो मास होता है वो ग्राम में आता है। एक कार्बन एटम का मास 1 कार्बन एटम का मास बराबर है 12 mU के, और 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 कार्बन एटम का मास बराबर आता है 12 ग्राम के। कुल आपसे पूछे भाई दोनों में फ़र्क क्या है? पहला फ़र्क ये है कि पहला वाला जो कार्बन का मास है 12 mlu, ये एक कार्बन का मास है, ये एक कार्बन का मास है, और ये जो 12 ग्राम है ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन का मास है, 23 कार्बन का मास है। तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन बराबर होता है 12 ग्राम के, और क्योंकि हमने इस एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया है तो ये बराबर होता है 1 मोल के। रिलेशन देखना आप, ये बराबर आता है 1 मोल के। ठीक है, तो हम कहते हैं कि mlu एक कार्बन का, एक एटम का मास होता है, और ग्राम में 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स का मास होता है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है। तो आपने बेसिक डिफरेंस याद रखना है, फिर भी समझ में आता पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ रॉन्ग लिखी हुई है, मैंने सही कर दी। ये वाला मास mlu में है, एक कार्बन का मास, और ये वाला मास ग्राम एटॉमिक मास है 6.02 एक्सपोनेंट 23 का मास। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एटॉमिक, बता दिया उसने कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इस 12 ग्राम, ये बराबर है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। सही है। मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 बराबर 98 ग्राम के, और ये बराबर है 1 मोल ऑफ H2SO4। अब कह रहे हैं रिलेशनशिप देखें आप। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है जरा याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नीचे लिख देता हूँ मैं, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस या सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि जब भी आपने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना हो, जब भी आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक आपको गिवन मास चाहिए होता है, एक आपको मोलर मास चाहिए होता है। अब सवाल ये होगा कि गिवन मास कहाँ होगा? ये गिवन मास कहते हैं जो सवाल के अंदर मौजूद होता है। गिवन मास सवाल के अंदर मौजूद होता है, और मोलर मास आपको कैलकुलेट करना आता है। मोलर मास कहाँ से निकालते हैं? कैलकुलेट करते हैं। कहाँ से करते हैं? कंपाउंड से करते हैं।
मॉलिक्यूल से करते हैं। तो गिवन मास आपके सवाल में होगा और मोलर मास के लिए आपको कंपाउंड का नाम दिया हुआ होगा। कंपाउंड जो दिया होगा उससे आप मोलर मास निकालेंगे और जो आपके पास गिवन मास होगा वो आप ऊपर रखेंगे, जो आपने मोलर मास निकाला होगा उसको आप पाउंड के नीचे रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। गिवन मास कौन सा मास होता है? जो सवाल के अंदर मौजूद होता है। मोलर मास कौन सा होता है? जो कंपाउंड को हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। और आपको पता है मोलर मास भी हम ग्राम में ही रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पूरे चैप्टर के अंदर मोलर मास डिफाइन नहीं किया गया, मोलर मास को एक्सप्रेस नहीं किया गया, लेकिन मैं बता दूं कि जो मोल होता है, ये जो एक मोल का मास होता है, इसको मोलर मास कहा जाता है। मैं इसके एक अलग वीडियो भी बना दूंगा डिटेल के अंदर। अब देखें, अगर आपने मोल्स मालूम करने तो फॉर्मूला क्या है? नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस जो सवाल में गिवन होगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जो आप कंपाउंड से सब्सटेंस से कैलकुलेट करके निकालेंगे। और अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास के। यानी कि वो ये कहता है कि 4 मोल्स है हमारे पास सब्सटेंस के, 4 मोल्स ऑफ H2O, बताएं इनका मास कितना होगा। तो जब आपसे ऐसा सवाल किया जाए कि आपको मोल्स दिया हुआ हो और मास मालूम करना हो, मोल्स दिए हुए हो, तो आपने क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला लगाता है, सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देना है। ये मैं आपको ड्राइव करवाता लेकिन मैं ड्राइव नहीं करवा रहा, आप याद कर लें कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये वाला, तो आपने याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये वाला है और मास का फॉर्मूला ये वाला है। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया नंबर ऑफ मोल्स होते क्या है। नंबर ऑफ मोल्स या मोल किसे कहते हैं? मोल की सिंपल डेफिनेशन क्या है? जब हम किसी भी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फॉर्मूला मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर तो वो 1 मोल कहलाता है। और 1 मोल को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। और बताया मैंने आपको कि AMU और ग्राम में क्या फ़र्क है, इनके ग्राम एटॉमिक मास और MLU में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसके न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। अब हम इसका एक अलग टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, एवोगाड्रो नंबर। कि एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं। सिंपल बता दूँ मैं आपको, एवोगाड्रो जो था ये एक इटालियन साइंटिस्ट था। कौन था? इटालियन साइंटिस्ट था। इसने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइंस 1 मोल में कैलकुलेट किए, है ना। इसने कहा कि 1 मोल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और नंबर ऑफ आइंस होते हैं, हम इसको एवोगाड्रो नंबर्स कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, जैसे मैंने कहा 1 दर्जन ऑफ बनानास, मैंने कहा 1 दर्जन ऑफ बनानास। आपके माइंड में फ़ौरन आएगा कि 1 दर्जन ऑफ बनानास का मतलब है 12 बनाना, 12 बनानास, है ना। तो मतलब 1 दर्जन बराबर है 12 के, 1 बराबर है 12 के। ऐसे ही 1 एक बराबर है 12 एग के, 1 दर्जन ऑफ एग बराबर है 12 एग के, यानी कि 1 दर्जन के अंदर 12 होते हैं। ऐसे ही इसने ये कहा कि 1 मोल के अंदर, किसके अंदर? 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं, 23 पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि 1 मोल किसके बराबर है? 1 मोल बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स के। एक बंदा ये कहता है कि मेरे पास 1 मोल है और एक बंदा कहता है मेरे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। इस 6.02 एक्सपोनेंट 23 को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर,
एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स को, यानी कि एटम्स को, आइंस को, मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर्स कहते हैं, और ये बराबर होता है 1 मोल के। अब यहाँ में देख लें आप एक बात, मैंने कहा 12 ग्राम ऑफ कार्बन किसके बराबर है? आपने कहा कार्बन एक एटम है, तो 12 कार्बन का एटॉमिक मास है, और इस एटॉमिक मास को आपने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो जब आप किसी भी एटम के मास को, एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उन्हें हम मोल कहते हैं, और ये बन जाएगा 1 मोल। क्या बन जाएगा? 1 मोल बन जाएगा। 1 मोल बन गया। हमें पता चला कि 1 मोल के अंदर ये 1 मोल ऑफ कार्बन है, ये 1 मोल ऑफ कार्बन है, और हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे? आपने कहा 6.2 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स होंगे, है ना, कार्बन एटम्स होंगे। देखें, इसकी मैं कौन मिसाल दूँ आपको? आप शॉप पे गए, आपने कहा 1 kg राइस दे दूँ। उसने आपको 1 kg राइस तोल के दे दिए, बस उसने कहा 1 kg राइस है। अब 1 kg राइस के अंदर जो होंगे वो चावल के दाने होंगे। अब इन चावल के दाने कितने होंगे ये हमें नहीं पता, फ़र्ज़ करें हमने कहा कि चावल के 1 किलोग्राम चावल के अंदर जो चावल के दाने होते हैं वो 2 lakhs होते हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, कितने होते हैं? 2 lakhs होते हैं। इनके 1 किलोग्राम राइस के अंदर जो राइस के दाने होते हैं वो 1 किलोग्राम 2 lakhs होते हैं। अगर आपको गिने, ऐसे ही पूछा गया कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइंस होते हैं, या तो आप कहेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं। तो सिंपल याद रखें कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? आप कहेंगे एवोगाड्रो नंबर होता है जो एवोगाड्रो ने दिया था, और ये बराबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में। कोई अच्छा, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको एन और ए से। ए क्या है? कैपिटल ए, एन भी कैपिटल है और ए भी कैपिटल है। तो एवोगाड्रो को रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए से। किससे? एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी ये लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि लेक्चर जो है 18 मिनट का हो चुका है। लेंथी लेक्चर वैसे आप लोग नहीं सुनते। तो अगर आपका कोई सवाल हो या अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो इसमें, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारा थ्योरिटिकल पोर्शन सारा हो गया है। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।